सभी भक्तों और मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। कृपया इस पावन वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस शहर से हमारी ये प्रस्तुति देख रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन घंटी ज़रूर दबाएं। मित्रों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे YouTube परिवार के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो आइए अब आज की पवित्र कहानी की शुरुआत करते हैं। तेरी हैसियत क्या है इस रॉकेट को छूने की? तू जानता भी है ये मशीन 5,000 करोड़ की है। अगर ये आज नहीं उड़ी तो मेरी जिंदगी का सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तू इसे ठीक कर दे तो 50 करोड़ तेरे। समंदर की तरफ से आती भारी नम हवा उस झुग्गी बस्ती में अजीब सी सड़ांध और सीलन भर रही थी। टीन की छतों से रिसता पानी, टूटे खंभों से झूलते बिजली के तार और बीच में एक अधूरा मैदान जहां मिट्टी भी थकी हुई लगती थी। इसी मैदान के एक कोने में पुराने सीमेंट के एक खोखले पाइप के भीतर 15 साल का एक लड़का रहता था। उसका नाम था कुणाल। नाम कम, पहचान ज्यादा, कबाड़ बीनने वाला। कुणाल रोज अंधेरे में उठता। उसकी माँ 3 साल पहले बुखार में चली गई थी और पिता कब गए किसी को पता नहीं। दुनिया उसके लिए वही बस्ती थी, वही पाइप, वही फटी बोरी, जिसमें वो दिन भर टूटा फूटा सामान जमा करता। जले ट्रांसफार्मर के टुकड़े, खराब मोबाइल, उखड़े सर्किट, फटी बैटरियां। दूसरों के लिए ये कचरा था, कुणाल के लिए ये भाषा थी। वो हर चीज खोलता, उलटता पलटता, ये समझने की कोशिश करता कि ये क्यों चलती थी और क्यों रुक गई। बस्ती के पीछे एक ऊंची दीवार थी। उस दीवार के उस पार था देश का सबसे बड़ा लॉन्च सेंटर। सफ़ेद हेलमेट, पहचान कार्ड और विशाल ट्रॉलियों पर चलते रॉकेट। कुणाल घंटों दीवार के पास खड़ा रहता। उसे नाम नहीं पता थे, लेकिन वो कंपन पहचानता था, वो आवाज़ें समझता था। उस दिन माहौल अलग था। सुबह से हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। सुरक्षा दोगुनी थी। बस्ती में अफवाह थी कि आज कोई बहुत महंगा रॉकेट उड़ने वाला है। कोई बोला 5,000 करोड़ का। कुणाल को पैसे की गिनती नहीं आती थी, पर इतना समझता था कि ये बहुत ज्यादा है। कचरा बीनते बीनते वो लॉन्च सेंटर के पिछले हिस्से तक पहुंच गया। वहां अक्सर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान फेंका जाता था। आज भी ढेर लगा था। तभी उसकी नज़र एक अध जले कंट्रोल यूनिट पर पड़ी। ऊपर से टूटा हुआ, लेकिन अंदर का सर्किट साफ था। उसकी उंगलियां अपने आप रास्ते ढूंढने लगी। तभी जमीन में हल्की थरथराहट हुई। फिर एक और। कुणाल ठिठक गया। अभी लॉन्च टाइम नहीं था। ये कंपन अलग थी। दीवार की उस पार अफरा तफरी थी। दौड़ते कदम, तेज आवाजें, अलार्म की हल्की चीख। उसने फिर सर्किट देखा। एक जगह करंट का बहाव उल्टा था। अगर यहाँ बिजली पलटी, उसने मन ही मन कहा, तो सिस्टम खुद को बंद कर लेगा। उसी पल उसे एहसास नहीं था कि ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं थी, ये देश की सांसों का अटकना था। कंट्रोल रूम अंदर से उबल रहा था। स्क्रीन चेतावनियों से भरी थी। मिशन डायरेक्टर अनिरुद्ध वर्मा खड़े थे। तीसरी बार लॉन्च खुद से सेफ मोड में क्यों जा रहा है? इंजीनियर घबराया हुआ था। सर, थ्रस्ट ठीक है, फ्यूल ठीक है, समस्या कंट्रोल यूनिट में है, लेकिन सिस्टम उसे पकड़ नहीं पा रहा। घड़ी में 90 मिनट थे। 30 मिनट में हल नहीं मिला तो मिशन 8 महीने पीछे। उसी वक्त पीछे के गेट पर एक गार्ड ने कबाड़ बीनते लड़के को देखा। यहाँ क्या कर रहा है? तभी अंदर से एक टेक्नीशियन निकला, हाथ में टूटा मॉड्यूल। सब बेकार हो गया। कुणाल की आंखें चमकी। साहब, क्या मैं देख सकता हूँ? हंसी उड़ी, लेकिन हार ने हिम्मत को हरा दिया था। मॉड्यूल उसके हाथ में आ गया। कुणाल बैठ गया। ये खराबी नहीं है, उसने कहा, ये टकराव है। उसने समझाया, प्राइम और बैकअप सिस्टम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इंसानी जल्दबाजी की गलती। कुछ मिनट बाद कंट्रोल रूम में आदेश गया, उस लड़के को अंदर लाओ। जब कुणाल कंट्रोल रूम में दाखिल हुआ तो जैसे दूसरी दुनिया थी। चमकती स्क्रीनें, साफ फर्श और आंखों में सवाल। तुमने पढ़ा नहीं? नहीं सर। तो फिर कैसे जानते हो? कुणाल बोला, जब 2 हाथ एक चीज को उल्टी दिशा में खींचते हैं तो वो टूट जाती है। सिम्युलेशन चला, फॉल्ट पकड़ में आया। 4 घंटे लगते। समय था 40 मिनट। अगर सिस्टम बदले नहीं, बस उसे थोड़ी देर के लिए गुमराह कर दे। 10 मिनट में बदलाव हुआ। सेफ्टी मोड हट गया। लेकिन मौसम बिगड़ गया। हवा तय सीमा से बाहर। हवा से लड़ना बेकार है, उसे साथ लेना पड़ता है, पतंगों की तरह। 2 डिग्री एंगल बदला गया। पहले सेकंड में रॉकेट झुका, फिर सीधा हुआ। आसमान ने रास्ता दिया। ऑर्बिट में पेलोड पहुंचा।
कमरे में तालियां नहीं थीं, राहत थी। फैसला बाकी था, कुणाल का भविष्य। कागज नहीं है, किसी ने कहा। अनिरुद्ध वर्मा बोले, आज काबिलियत ने पहचान बनाई है। कुणाल ने बस इतना कहा, मुझे बस बाहर मत कर देना। दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बच्चे कचरे में नहीं, भविष्य में हाथ डालते हैं। लॉन्च के बाद की रात कंट्रोल सेंटर के लिए सबसे लंबी होती है। बाहर जश्न का शोर था, टीवी चैनलों पर ग्राफिक्स चमक रहे थे, लेकिन अंदर बैठे वैज्ञानिकों के लिए ये राहत के साथ जिम्मेदारी का वक्त था। कुणाल को एक छोटे से कमरे में बैठा दिया गया था, जहां खिड़की से लॉन्च पैड की दूर चमकती लाइटें दिख रही थी। उसके हाथ अब भी हल्के कांप रहे थे, जैसे दिमाग ने काम बंद किया हो, लेकिन शरीर अभी भी उसी तनाव में अटका हो। पहली बार उसके सामने चाय का कप रखा गया। उसने कभी कंट्रोल रूम में चाय नहीं पी थी। भाप उठती चाय में उसे अपनी माँ की याद आ गई, जो कभी कभी कचरा चुनने से पहले उसे गुड़ वाली चाय पिलाती थी। अगली सुबह मीडिया की भीड़ और बढ़ चुकी थी। कबाड़ से कंट्रोल रूम तक जैसी हेडलाइन चल रही थी, लेकिन अंदर एक अलग बहस चल रही थी। कुछ अधिकारी चाहते थे कि कुणाल को बस एक प्रेरक कहानी बनाकर छोड़ दिया जाए, ताकि सिस्टम पर सवाल न उठे। कुछ वैज्ञानिक चुपचाप ये मान चुके थे कि अगर आज वो लड़का न होता तो उनका सारा करियर एक झटके में मिट्टी में मिल जाता। अनिरुद्ध वर्मा ने सबकी बात सुनी, लेकिन फैसला टाल दिया। उन्होंने कहा कि पहले ये तय होना चाहिए कि हम कुणाल के साथ नहीं, बल्कि उसके लिए क्या कर सकते हैं। ये सवाल आसान नहीं था, क्योंकि नियमों की किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं था। कुणाल को अस्थायी तौर पर गेस्ट हाउस में रखा गया। नरम बिस्तर, साफ बाथरूम और बंद खिड़कियों ने उसे अजीब बेचैनी में डाल दिया। वो रात को सो नहीं पाया। उसे लग रहा था कि कहीं सुबह होते ही कोई आकर कह न दे कि अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, वापस अपनी बस्ती जाओ। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां दूर समंदर की लहरें अंधेरे में चमक रही थीं। उसने खुद से सवाल किया कि क्या वो सच में यहाँ का है, या बस एक गलती जो सही वक्त पर सही जगह आ गई। पहली बार उसके मन में डर नहीं, बल्कि खो देने का डर था। तीसरे दिन अनिरुद्ध वर्मा खुद उसके कमरे में आए। बिना किसी औपचारिकता के उन्होंने कुर्सी खींची और बैठ गए। उन्होंने पूछा कि कुणाल ने कभी स्कूल जाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। कुणाल ने साफ जवाब दिया कि उसने सोचा था, लेकिन पेट पहले सवाल पूछता था, किताबें बाद में। उसने बताया कि कैसे वो कबाड़ से सर्किट निकालकर रात को टॉर्च की रोशनी में जोड़ता था। वर्मा चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि ये लड़का प्रतिभा नहीं, मजबूरी से बना इंजीनियर है। जाते जाते उन्होंने कहा कि अब मजबूरी खत्म करने का वक्त है। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। कुणाल के लिए पहचान पत्र, मेडिकल चेकअप और कागजी औपचारिकताएं शुरू हुईं। हर फॉर्म में उसके पिता का नाम पूछे जाने पर वो रुक जाता था। हर बार कोई ना कोई अधिकारी उसे भरोसा दिलाता कि ये सिर्फ एक कॉलम है, उसकी काबिलियत का माप नहीं। इस प्रक्रिया में सिस्टम की ठंडक और इंसानी संवेदना की गर्मी दोनों दिखीं। कुछ लोग मदद कर रहे थे, कुछ बस औपचारिकता निभा रहे थे। कुणाल सब देख रहा था, सीख रहा था कि मशीनों से ज्यादा जटिल चीज इंसानों का ढांचा होता है। कुछ हफ्तों बाद उसे एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल किया गया। क्लासरूम में पहली बार ब्लैक बोर्ड और किताबें देखकर वो घबराया, लेकिन जैसे ही विषय इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम लॉजिक पर आया, उसका डर गायब हो गया। बाकी छात्र उससे उम्र में बड़े थे, डिग्रियां लिए हुए थे, लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आई तो कई बार उनकी नज़रें कुणाल की तरफ घूम जाती थीं। शिक्षक भी धीरे धीरे समझने लगे कि ये लड़का रटता नहीं, महसूस करता है। वो नियम नहीं, कारण ढूंढता है। ये तरीका किताबों में नहीं, लेकिन असली दुनिया में काम करता था। इसी दौरान कुछ विरोध भी शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे कि क्या एक अनपढ़ लड़के को इतनी बड़ी संस्था में जगह मिलनी चाहिए। कुछ लोगों ने इसे भावनात्मक फैसला कहा, कुछ ने इसे सिस्टम की कमजोरी बताया। अनिरुद्ध वर्मा ने सार्वजनिक रूप से कोई बहस नहीं की। उन्होंने बस इतना कहा कि विज्ञान डिग्री से नहीं, समझ से चलता है। ये बयान काफी नहीं था, लेकिन जरूरी था। कुणाल ने ये सब पढ़ा नहीं, लेकिन माहौल से समझ गया कि उसकी मौजूदगी कई लोगों को असहज बना रही है। उसने तय किया कि जवाब शब्दों से नहीं, काम से देगा। एक दिन उसे एक पुराने सैटेलाइट प्रोजेक्ट की फाइल दी गई, जिसे सालों पहले असफल मान लिया गया था। टीम ने कहा कि बस देख लो, सीखने के लिए। कुणाल ने फाइल पढ़ी, डायग्राम देखे और चुप हो गया। 2 दिन बाद उसने बताया कि समस्या सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि सेंसर प्लेसमेंट में थी। अगर सैटेलाइट उड़ भी जाता तो वो धीरे धीरे खुद को ही गलत डेटा देकर खत्म कर देता। ये सुनकर वरिष्ठ वैज्ञानिक चौंक गए। वो प्रोजेक्ट जो इतिहास बन चुका था, अचानक एक सबक बन गया। कुणाल की जगह अब सिर्फ लड़के की नहीं रही थी।
समय के साथ कुणाल की बस्ती की खबर भी कंट्रोल सेंटर तक पहुंची। वहां अब भी वही पाइप था, वही टीन की छतें थीं। अनिरुद्ध वर्मा ने एक दिन कुणाल से पूछा कि क्या वो वहां लौटना चाहता है। कुणाल ने कहा कि लौटना नहीं, बदलना चाहता है। उसने सुझाव दिया कि अगर वहां एक छोटा सा वर्कशॉप और पढ़ने की जगह बन जाए तो कई बच्चे कबाड़ को सिर्फ बेचेंगे नहीं, समझेंगे भी। ये विचार साधारण था लेकिन असरदार। कुछ महीनों में वो जगह बन गई। पहली बार बस्ती में मशीनें डराने वाली नहीं, सिखाने वाली लगी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली बदलाव कभी एक दिन में पूरा नहीं होता। कुणाल अब भी सीख रहा है, गलती करता है, सवाल पूछता है, लेकिन फर्क इतना है कि अब सवाल पूछने पर उसे चुप नहीं कराया जाता। कंट्रोल रूम में जब भी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है, अनिरुद्ध वर्मा एक पल के लिए उस लड़के को देख लेते हैं जो कभी बाढ़ के बाहर रॉकेट देखा करता था। उन्हें याद रहता है कि सबसे मजबूत सिस्टम वही होता है जो सबसे अनदेखे दिमाग के लिए भी दरवाजा खुला रखे। समय बीतने के साथ कंट्रोल सेंटर की रोजमर्रा की जिंदगी फिर से सामान्य दिखने लगी, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। अब मीटिंग्स में सिर्फ डिग्री और अनुभव की बात नहीं होती थी, बल्कि ये भी पूछा जाने लगा था कि क्या हमने हर एंगल से सोचा है। कुणाल अक्सर मीटिंग्स में चुप रहता, लेकिन जब बोलता तो कमरे का ध्यान अपने आप उसकी तरफ खिंच जाता। उसे अब भी बड़े शब्दों से झिझक होती थी, मगर तर्क उसके शब्दों से कहीं बड़ा होता था। कई बार वरिष्ठ वैज्ञानिक महसूस करते कि वे किसी किताब से नहीं, बल्कि जमीन से निकले अनुभव से सीख रहे हैं। ये बदलाव धीरे था, लेकिन गहरा था। इसी बीच एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो पहले से कहीं ज्यादा जटिल था। ये एक ऐसा सैटेलाइट था जिसे बेहद कम ईंधन में लंबी कक्षा में काम करना था। डिज़ाइन टीम कई दिनों से एक समस्या में अटकी हुई थी। गणनाएं सही थीं, सिमुलेशन भी ठीक, लेकिन असल टेस्ट में सिस्टम अस्थिर हो जाता था। अनिरुद्ध वर्मा ने फाइल कुणाल के सामने रख दी। उन्होंने कोई उम्मीद नहीं जताई, सिर्फ कहा कि देख लो। कुणाल ने पूरी रात जागकर डायग्राम देखे, हर लाइन को समझने की कोशिश की। सुबह उसने कहा कि समस्या ईंधन या वजन में नहीं, बल्कि सिस्टम के भरोसे में है, जो बार बार खुद पर शक कर रहा है। ये सुनकर टीम पहले तो उलझ गई। सिस्टम भरोसा कैसे करता है, ये सवाल किसी टेक्निकल मैनुअल में नहीं था। कुणाल ने समझाया कि जैसे इंसान बार बार अपनी ही जांच करता रहे तो उसका ध्यान काम से हट जाता है, उसी तरह ये सिस्टम बार बार खुद को वेरीफाई कर रहा था। समाधान ये नहीं था कि उसे और सुरक्षित बनाया जाए, बल्कि ये था कि उसे थोड़ी आज़ादी दी जाए। ये विचार जोखिम भरा था, लेकिन परीक्षण में काम कर गया। पहली बार टीम ने माना कि कभी-कभी ज्यादा सुरक्षा भी खतरा बन जाती है। कुणाल के लिए ये जीत नहीं थी, ये बस एक और सही बात थी। इन सब के बीच कुणाल की पढ़ाई भी चल रही थी। उसे औपचारिक शिक्षा के दायरे में लाने की कोशिश हो रही थी। गणित और फिजिक्स के क्लास में वो कई बार अटक जाता, क्योंकि किताबें सवाल पूछती थीं, जवाब नहीं। लेकिन जब उसे प्रयोगशाला में उतारा जाता तो वही सूत्र उसकी उंगलियों में उतर आते। शिक्षक समझने लगे कि इस लड़के को रटाने से नहीं, अनुभव से सिखाना होगा। धीरे धीरे उसके लिए एक अलग लर्निंग पाथ बनाया गया। ये सिस्टम के लिए नया था, लेकिन ज़रूरी, क्योंकि हर दिमाग एक जैसा नहीं होता, और यही बात विज्ञान को आगे बढ़ाती है। एक दिन कंट्रोल सेंटर में एक विदेशी प्रतिनिधि मंडल आया। उन्हें उस मिशन के बारे में बताया जा रहा था जिसने सबका ध्यान खींचा था। बातचीत के दौरान किसी ने पूछा कि उस दिन आखिरी फैसला किसने लिया था। कमरे में हल्की सी चुप्पी छा गई। अनिरुद्ध वर्मा ने बिना झिझक कहा कि वो एक 15 साल के लड़के की समझ थी। कुछ चेहरे चौंके, कुछ मुस्कुराए। जब कुणाल को आगे बुलाया गया तो उसने खुद को छोटा महसूस किया, लेकिन जैसे ही तकनीकी सवाल आए उसकी झिझक खत्म हो गई। भाषा अलग थी, लेकिन लॉजिक वही था। उस दिन उसने महसूस किया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। बस्ती में अब बदलाव साफ दिखने लगा था। जहां पहले सिर्फ कबाड़ के ढेर होते थे, वहां अब छोटे छोटे काम करने वाले मॉडल रखे थे। बच्चे उन्हें छूते, खोलते, सवाल पूछते। कुणाल जब भी वहां जाता खुद को आईने में देखता। वो जानता था कि अगर उसे उस दिन कंट्रोल रूम में अंदर ना बुलाया जाता तो वो भी यहीं होता, बस थोड़ा बड़ा। उसने बच्चों से कहा कि मशीनें डराने के लिए नहीं होती, समझने के लिए होती हैं। ये बात उनके लिए नहीं थी। पहली बार उन्हें लगा कि उनका माहौल भी कुछ और बन सकता है। लेकिन हर कहानी में संघर्ष खत्म नहीं होता, बस उसका रूप बदलता है। कुछ अधिकारी अब भी मानते थे कि कुणाल एक अपवाद है, नियम नहीं। वे चाहते थे कि ये मामला यहीं थम जाए। सिस्टम को सवालों से डर लगता है। एक मीटिंग में खुलकर कहा गया कि ज्यादा प्रयोग भविष्य में खतरा बन सकता है। कुणाल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे अब सिर्फ सीखना नहीं, टिकना भी है। ये लड़ाई तकनीक की नहीं, सोच की थी,
और सोच बदलना सबसे कठिन काम होता है, खासकर तब जब वो सालों से जमी हुई हो। एक शाम अनिरुद्ध वर्मा ने कुणाल से पूछा कि वो आगे क्या बनना चाहता है, वैज्ञानिक, इंजीनियर या कुछ और। कुणाल देर तक चुप रहा, फिर बोला कि वो ऐसा इंसान बनना चाहता है जो गलत जगह खड़ी दीवार को सही तरफ से धक्का दे सके। वर्मा मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि ये लड़का किसी पद के लिए नहीं, असर के लिए काम करता है। उन्होंने कहा कि सिस्टम को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो अंदर से सवाल करें, बाहर से नहीं। ये पहली बार था जब कुणाल को लगा कि वो सिर्फ स्वीकार नहीं किया गया, बल्कि समझा भी गया है। कुछ महीनों बाद एक नया मिशन तय हुआ, जो तकनीकी रूप से नहीं, नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण था। ये फैसला करना था कि एक अधूरा लेकिन सुरक्षित विकल्प चुना जाए या एक जोखिम भरा लेकिन बेहतर। बहस लंबी चली, आंकड़े दोनों तरफ थे। आखिर में अनिरुद्ध वर्मा ने कुणाल से पूछा कि वो क्या सोचता है। कुणाल ने कहा कि मशीनें गलत हो सकती हैं, लेकिन इरादे साफ होने चाहिए। अगर इरादा सिर्फ जीत का है तो जोखिम खतरनाक है, अगर सीखने का है तो वही जोखिम आगे का रास्ता बनाता है। ये जवाब किसी स्लाइड में नहीं था, फैसले में था। रात को कंट्रोल सेंटर की लाइटें धीमी थीं। कुणाल खिड़की के पास खड़ा था। दूर आसमान में तारे साफ दिख रहे थे। उसने सोचा कि कभी वो इन्हें जमीन से देखता था, अब इन्हें छूने की योजना बन रही है। फर्क सिर्फ जगह का नहीं था, सोच का था। उसने महसूस किया कि उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही, वो हर उस बच्चे की कहानी बन रही थी जिसे कभी मौका नहीं मिला। और शायद यही सबसे बड़ी उड़ान थी जो बिना रॉकेट के भी संभव थी।